हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुचेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर नेट एसएसबी 2023 एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सीसीई वाज फर्स्ट अप्लाइड टू विच टाइप ऑफ स्कूल। सीसीई का कॉन्सेप्ट सभी को पता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लेकिन ये सवाल है कि ये पहले किस प्रकार के स्कूल में अप्लाई किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज सीबीएसई स्कूल्स, आईसीएसई स्कूल्स, स्टेट बोर्ड स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर कीजिएगा क्योंकि यहां पे पूछा जा रहा है फर्स्ट किस स्कूल में अप्लाई किया गया था। ठीक है, सीसी क्या होता है उस तब तक देख लेते हैं। सीसी होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि आरटी एक्ट 2009 के अंडर में आया था। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली बच्चे के असेसमेंट किए जाएंगे, उसके साथ ही साथ उसका प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोसिस किया जाएगा, उसको रेमेडियल भी दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब स्कॉलास्टिक एज वेल एज को स्कॉलास्टिक एरिया को भी उसको असेसमेंट के अंडर में लिया जाएगा। और बेसिकली ये आरटी के बाद, और ये बेसिकली स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप सबने कमेंट में आंसर किया होगा ज़रूर। तो अगर नहीं कर रहे हो तो करो और पता करें कि आपका कितना सही हो रहा है, वो भी हमें बताना। तो देखिए क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये है सीबीएसई स्कूल्स जो होते हैं, सबसे पहले सीबीएसई स्कूल में अप्लाई हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले सीबीएसई के 9th स्टैंडर्ड स्कूल में यानी 9th स्टैंडर्ड में इसको अप्लाई किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ नैक इज सिचुएटेड एट। कहाँ पे सिचुएटेड है नैक का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कहाँ पे है? नैक क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो एक्रेडिट करता है, यानी वो उनको असेस करता है। तो यही काम है नैक का। और इसको जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कमेंट में पॉज करके ज़रूर बताइए। तो हम देखते हैं, इसका सही आंसर है बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर नैक का सिचुएटेड है, ये याद रखिएगा। न्यू दिल्ली सबका है लेकिन बैंगलोर है नैक का, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सोशल मोबिलिटी थ्योरी। सोशल मोबिलिटी थ्योरी के जनक कौन है? हेलेन पैरखर्स्ट, किम्बल यंग, पीटर सोरकिन, ऑगस्ट कॉम्टे। देखिए सोशल मोबिलिटी थ्योरी वो होता है, मतलब सोसाइटी में उतार चढ़ाव है, जैसे कि मतलब कोई हॉरिजेंटल मोबिलिटी होता है और आपका वर्टिकल मोबिलिटी होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमारे क्लास में हमने बताया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे एमसीक्यूज में हमने बताया कि सोशल मोबिलिटी होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप अपने ही मतलब लाइन पे, यानी कि जैसे अभी जिस पोजीशन में हो बस प्रमोटेड हो जाते हो। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, यू मतलब आपका जो पोजीशन है अभी उस पोजीशन से बहुत ऊपर चले जाते हो, यानी नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाते हो। यू मूव ऑन एक्सप्लोरिंग और यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर जॉब, ऑफ योर स्ट्राटा इन द सोसाइटी। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी दो प्रकार से होते हैं, वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है? ठीक है, जैसे आप ऊपर जाते हो, पहले तुम क्लर्क थे, अब आप ऑफिसर बन गए, अभी आप सिविल सर्वेंट बन गए, तो इसका मतलब लेवल आपका बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि मतलब जब आप क्या करते हो कि मतलब आप एक लेवल पर थे, बस आपका प्रमोशन होता चला है। ठीक है, ये एक प्रकार का है और ये दूसरा प्रकार का है। तो ये है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी परिवर्तन। ठीक है, तो कौन है इसके मतलब आंसर क्या होगा? पितरिम सोरोकिन। पितरिम सोरोकिन ने इस सोशल मोबिलिटी थ्योरी का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन ऑल 6 प्रमाणस। देखिए इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक या फिर फिलोसफी में या फिर लॉजिक में जो 6 प्रकार के प्रमाण हैं, ये 6 के 6 प्रमाणस को कौन बिलीव करता है? ऑप्शन ए न्यायस फिलोसफी, बी पूर्व मीमांसा फिलोसफी, सी अद्वैत वेदांत फिलोसफी, डी बोथ सी एंड डी। बताइएगा सोच समझ के 6 प्रमाणस के बारे में। कमेंट में मुझे हमें भी ये बताइएगा कि 6 प्रमाणस का नाम क्या होता है, क्योंकि नेट पेपर 1 में भी ये आपने दिया होगा। तो 6 प्रमाणस क्या क्या होते हैं वो हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कमेंट में ये बताइए कि 6 प्रमाण कौन से हैं। तब तक हम आंसर देखते हैं, पॉज करके आंसर कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप सही आंसर कर रहे हो कि गलत। ठीक है, तो बोथ सी एंड डी यानी ये
आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी एंड डी के जगह पे ये लिख लीजिएगा बी एंड सी, सी एंड बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सी एंड बी, डी तो ऑप्शन में ही यही वाला है, तो डी आंसर होगा बोथ सी एंड बी, यानी कि अद्वैत वेदांत और पूर्व मीमांसा दोनों के दोनों में आपको 6 प्रमाणस के बिलीव करते हैं ये, यानी पूर्व मीमांसा और अद्वैत वेदांत में 6 प्रमाणस को बिलीव करते हैं, 6 के 6 प्रमाणस को ये बिलीव करते हैं। ये मीमांस प्रमाणस क्या होते हैं ये तो समझ लो। प्रमाणस का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ नॉलेज, प्रमाणस को कहते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आता है, तो नॉलेज इन्हीं चीज़ों से आता है, ठीक है। वो हमें बताइए 6 प्रमाण क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ NCFTE 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था, NCT ने इसको पब्लिश किया था। तो इसका थीम क्या था? देखिए थीम के ऊपर सवाल आ सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है, कभी कभार आ भी जाता है, तो आप यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑल राउंड, मतलब आप सभी तरीके से प्रिपेयर रहो ताकि कोई भी सवाल आए तो आप कर सको। फर्स्ट ऑप्शन है टीचर एजुकेशन, बैकबोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, शेपिंग द फाउंडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एक्सकैवेशन ऑफ स्किलफुल टीचर्स। ये वाला बताइएगा, आंसर ज़रूर बताइए। देखिए ऐसे अगर और भी इंटरेस्टिंग सवाल आपको सॉल्व करने हैं तो चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, लगभग 350 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वहीं पे आता है, वीडियो तो बस 1-2 आते हैं, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। इट इज़ ओपन फॉर डिस्कशन ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, ठीक है। प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर यानी कि एक प्रोफेशनल और एक इंसानी टीचर बनाने के लिए, मतलब इंसानियत हो उसमें, ऐसे टीचर हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टारगेट ऑफ अचीविंग 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज सेट फॉर द ईयर। मतलब जो NEP 2020 में अचीव करने का एक टारगेट मिला है 50% GER, ठीक है। अभी लगभग 29 अराउंड है, 28.3 समथिंग है। तो आपका जो 50% GER बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में एक टारगेट सेट किया गया है NEP 2020 के द्वारा, वो किस साल तक टारगेट किया गया है? 2025, 2035, 2030, 2040। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, अगर आपने पढ़ा होगा, याद रखा होगा तो आपको ये आंसर सीधा आएगा। 2035 इज द राइट आंसर। अभी अगर पूछा जाए कितना है, अराउंड मैंने कहा क्योंकि ये मतलब स्टडी जो है अपडेट हो रहा है, हर टाइम अपडेट हो रहा है, तो अराउंड 28.3% है, इसको हमें 50% बनाना है 2035 तक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज डिस्क्राइब्ड इन NEP 2020। NEP 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है? रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचर एजुकेशन कॉलेज, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। बताइए कौन सा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा NEP 2020 के अनुसार? तो देखिए रिसर्च इंटेंसिव से नाम से ही पता चल रहा है, जो जिसमें रिसर्च बहुत सारे होंगे। टीचिंग इंटेंसिव से टीचिंग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टीचर एजुकेशन कॉलेज। ऐसा कोई कॉलेज नहीं रहेगा, बस 3 ही रहेंगे। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जहाँ पे रिसर्च पे फोकस ज़्यादा करा जाएगा, टीचिंग इंटेंसिव जहाँ पे टीचिंग ज़्यादा दिए जाएंगे, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज जो कि डिग्रीज पर फोकस करेगा, यानी डिग्री ग्रांट करेगा सिर्फ, वहाँ पे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन इज a test can be valid and reliable, a test can be reliable without being valid, a test can be valid without being reliable, last one is a test can be valid without being reliable, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर होगा। कंफ्यूज मत होइए, ये सवाल बार बार रिपीट होता है और इस बार भी आ सकता है, ऐसे कह नहीं सकते कि ये नहीं आएगा, क्योंकि बार बार यही रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन अच्छे से देख करके करना है, क्योंकि इसमें भी पिछली बार शायद सभी ने चैलेंज भी किया था इसको, कि इसका जो आंसर था वो गलत दिया गया था आंसर की में। तो इस बार भी सवाल रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ के आंसर कीजिए, पॉज कीजिए फिर आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर देखिए, ए टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, यानी कि ये गलत है।
यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है, तो हम देख लेते हैं सही क्या है। ए टेस्ट कैन बी वैलिड एंड रिलायबल, वैलिड भी हो सकता है, रिलायबल भी हो सकता है, ये सही है। टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड, मतलब रिलायबल तो सभी होते हैं, जो रिलायबल हो सकते हैं तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रिलायबल वैलिड हो जाए, इसलिए रिलायबल होगा विदाउट बीइंग वैलिड, वैलिड ना हो तो भी चलेगा लेकिन रिलायबल हो सकता है, ये भी सही है। टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, वैलिड नहीं होगा अगर वो रिलायबल नहीं है। मान लीजिए एक रिलायबल नहीं है, टेस्ट एक रिलायबल नहीं है, तो क्या वो वैलिड बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी सही है। लेकिन यह कह रहा है टेस्ट कैन बी वैलिड, टेस्ट वैलिड हो सकता है जबकि ये रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। अ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट वेयर द टेस्ट आइटम्स आर डिवाइडेड इन ऑड एंड इवन इज कॉल्ड। एक ऐसा मेथड ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट किया जाता है जो कि रिलायबिलिटी टेस्ट के लिए एक मेथड होता है जहां पे हम टेस्ट आइटम को ऑड एंड इवन करके डिवाइड करते हैं। ऑड कैसा होता है 1 3 5 7 9 और इवन क्या होता है 2 4 6 8 10। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं उसको रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तो इनमें से कौन सा होगा वो मेथड? टेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, कूडर रिचर्डसन मेथड। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि आपको ऑड इवन करके आपका रिलायबिलिटी टेस्ट करना है, तो कौन सा वाला आप टेस्ट यूज करोगे? टेस्ट, स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म, कूडर रिचर्डसन। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मतलब हमें 50-50, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो 50-50 आप कर दोगे, ऑड 50 अलग, इवन 50 अलग, दोनों का फिर आंसर देखोगे कि कितना आ रहा है। अगर वो लगभग सेम या फिर सिमिलर आ रहा है तो फिर आप कह सकते हो टेस्ट इज रिलायबल। ठीक है, 10th क्वेश्चन, when the scores of a test administration is compared with the score of another established standardized test, it is meant to find। अगर एक टेस्ट का स्कोर एक दूसरे एस्टैब्लिश और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ कंपेयर किए जाते हैं, उसके स्कोर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? फर्स्ट इज फेस वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। वैलिडिटी जो चैप्टर है ना, इसका भी हमने वीडियो अभी हम अपलोड कर देंगे इसका, तो कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो ये वीडियो अच्छे से एक बार देख लेना वैलिडिटी के ऊपर, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बस कीवर्ड से याद रखना कौन सा वैलिडिटी कौन सा है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक टेस्ट मैंने यहाँ पे मतलब अपने स्टूडेंट्स पर ये अप्लाई किया और मेरा जो आंसर या फिर जो मतलब स्कोर आया है, एवरेज स्कोर, वो 83 आया है। अभी एक मतलब ये जो टेस्ट हमने खुद प्रिपेयर किया था, एडमिनिस्टर किया था, ये रिलायबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? मतलब वैलिड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जो मैंने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एक लेना है, मतलब जो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इस फील्ड में है उसको लूंगा, उसका स्टैंडर्ड स्कोर देखूंगा, अराउंड 80 to 85 अगर आ रहा है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, आई मीन ये वैलिड है, क्योंकि इसका स्कोर लगभग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बराबर आ रहा है, इसलिए हम इसको वैलिड कह सकते हैं, वो भी कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OER स्टैंड्स फॉर। OER का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसर्च, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, बताइए। सीधा क्वेश्चन है, अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा, वहां पे जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए, अच्छे से ऑप्शन पढ़ के आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये ओपन अवेलेबल होता है सभी के लिए, एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल, जो कि आप यूज कर सकते हो पढ़ाई में। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व जो होता है इसमें से क्या सच है? फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, सेकेंड इज यूनिमोडल, थर्ड इज बेल शेप्ड, डी इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही है बताइएगा। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सिमेट्रिकली ऐसे होता है ना, सिमेट्रिकली ऐसे होता है पूरा। ठीक है, यूनिमोडल एक ही मोड है, इसका मोड एक ही होता है यहाँ पे। बेल शेप्ड, देखिए ये बेल की तरह दिख रहा है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना यहाँ पे माउस में, तो ये NPC आप कह सकते हो, तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑलरेडी मैं बता दिया यहाँ पे, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल भी होता है, यूनिमोडल भी होता है, बेल शेप्ड होता है, और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, वो एसिम्प्टोटिक होता है, एसिम्प्टोटिक इन नेचर। एसिम्प्टोटिक इन नेचर, एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये जो टेल है, इट गोज क्लोज विद द
बेस लाइन बट इट नेवर टचेस द बेस लाइन, ठीक है, ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता, तो इसी को एसिम्प्टोटिक इन नेचर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया मीन्स, डिस्ग्राफिया का क्या मतलब होता है? राइटिंग डिसेबिलिटी, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, नन ऑफ दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। ग्राफ समझ रहे हो, ग्राफ, ग्राफ से ग्राफिया, ठीक है। तो आंसर हिंट तो दे ही दिया, तो आंसर तो पता चल ही गया होगा। पॉज करके आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें मोटिवेशन मिलेगा जब आप आंसर भी करोगे, शेयर भी करोगे दोस्तों के साथ, तो चलेगा, ऐसा ही सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है राइटिंग डिसेबिलिटी, जो लिखने में, ग्राफिया का मतलब होता है, ग्राफियन का मतलब होता है लिखना, यानी कि राइटिंग, तो राइटिंग डिसेबिलिटी को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th वन। अंडर द रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, द फंडिंग रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज। रूसा के तहत जो फंडिंग रेशियो होता है सेंटर एंड स्टेट का, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितना रेशियो उनका होता है? देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, यानी कि स्टेट भी डिवाइडेड है, जनरल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपके जो हिमालयन स्टेट्स, ऐसे करके डिवाइडेड होते हैं, और यूनियन टेरिटरी भी अलग होते हैं, तो सभी का अलग अलग पैटर्न फंडिंग होता है। तो इनका फंडिंग रूसा के अनुसार सेंटर और स्टेट का कितना है? फर्स्ट ऑप्शन इज 75:25, 60:40, 90:10, 65:35। बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर, पॉज करके जरूर बताइएगा। देखिए इनका रेशियो है 90:10, 90% सेंटर बियर करेगा, स्टेट करेगा 10%, ठीक है। और ये रेशियो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी सेम है। याद रखिएगा, रूसा में अगर पूछा जाए सेंटर एंड स्टेट का रेशियो कितना है, नॉर्थ ईस्टर्न रेशियो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी 90:10 और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 90:10 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज रिकमेंडेड फॉर 1 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं तो सीधा यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज में जाते हैं, तो उनके लिए एक 1 year का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए। ये किसने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एनपी 1986। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टूडेंट जब स्कूल से सीधा कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको जो गैप होता है, ब्रिजिंग द गैप, उसके लिए हमें एक यूनिवर्सिटी कोर्स, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कराना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इज एन एक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फ्री लाइसेंसेस टू फॉर क्रिएटर्स टू यूज व्हेन मेकिंग देयर वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक इज कॉल्ड। ऐसा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करता है इसके क्रिएटर को, ताकि वो अपना जो काम करते हैं वो दूसरों को फ्री में दे सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्री लाइसेंसिंग, ओपन सोर्स, क्रिएटिव कॉमन्स, ओपन सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ये अवेलेबल है लेकिन हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो आज से वो हम भी यूज़ करेंगे जहाँ पे ये होगा। वो क्या होगा? आंसर है क्रिएटिव कॉमन्स। देखिएगा सभी कंटेंट के नीचे, जो भी आप मोबाइल में जो कोई भी चीज़ देखो तो उस कंटेंट के नीचे सी लिखा होगा, कॉपीराइट लिखा होगा, और जहाँ पे सी लिखा होगा वो है क्रिएटिव कॉमन, ठीक है। ये कॉपीराइट है और ये क्रिएटिव कॉमन है। क्रिएटिव कॉमन आप शेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कॉपीराइट आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा तभी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। इनमें से कौन सा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है? साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, रन टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट जहां पे आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ आपके एजम्पशंस हैं जिसको वो फुलफिल करेगा, तभी जाकर के ये पैरामीट्रिक टेस्ट बन पाएगा। और इनमें से कौन सा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है? वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, बाकी के सारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the population is distributed over a geographically scattered area, which sampling technique can be used? अगर पॉपुलेशन हमारा जोग्राफिकली स्कैटर्ड अलग अलग एरिया में है, डिस्टेंस में है, तो किस प्रकार का सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज कर सकते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा सैम्पलिंग हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस? तो इसका आंसर पॉज करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इसलिए क्योंकि ये तो अलग अलग मतलब जगह पे है, जोग्राफिकली स्कैटर्ड है, तो क्लस्टर बनाएंगे, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ये वाला एक सैंपल अलग एक लोकेशन पे एक सैंपल, मतलब आसपास के सभी को मिलाएंगे तो क्लस्टर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ 3 रत्नस ऑफ जैनिज्म।
जैनिज्म में जो त्रिरत्नज होते हैं उसको चूज कीजिए इनमें से। ये ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए, पॉज कर दीजिए, फिर आप ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है और बेसिकली 30 सेकेंड्स में करना है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट है 1 मिनट तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टेक्निकल एरर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये वाला हाईलाइट हो गया है बस, लेकिन आंसर होगा बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टीचिंग द चाइल्ड अबाउट योर ओन कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ। अपने बच्चे को अपने कल्चर के बारे में सिखाने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कल्चरल चेंज, डिसोशलाइजेशन, एक्लचरेशन, एनकल्चरेशन। क्या कहते हैं? सीधा सा सवाल है, आंसर कीजिए। इसका आंसर है एनकल्चरेशन। अपने कल्चर सिखाने को एनकल्चरेशन कहते हैं। अपने कल्चर के अलावा दूसरों के कल्चर सिखाना एक्लचरेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? ये किस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली, तो बताइएगा। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी गया है, थोड़ा सा वही मतलब इसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस टेस्ट दिख रहा है, ये बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है ये, ठीक है। ये पर्सनालिटी टेस्ट है। किस प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट है, तो बताइएगा इसका आंसर। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये नहीं है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट ही है। रैवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये इंटेलिजेंस टेस्ट ही है। मैंने इसको पढ़ लिया कुछ अलग से, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन भी सही है, आंसर कीजिए, ठीक है। ये पर्सनालिटी नहीं होगा, मैंने सोच लिया इंक ब्लॉट वाला, रोसाक वाला, रैवेन्स को रोसाक समझ लिया, इसलिए मुझे लगा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। देखिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इंडिविजुअल वर्बल, ग्रुप वर्बल, इंडिविजुअल नॉन वर्बल, ग्रुप नॉन वर्बल। ये एक ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है जो कि ग्रुप में कंडक्ट किया जाता है, और ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी एबिलिटीज? गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में कितने सारे एबिलिटीज हैं यहाँ पे? अपडेटेड वाला बताइएगा, पुराना वाला नहीं, अपडेटेड। 120, 150, 180, 200, बताइए कितने सारे एबिलिटीज हैं। सीधा सा सवाल है, 180, ठीक है। कंपोनेंट्स कैसे हैं इनके? कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं इसके? 5 × 6 × 6, यानी हर कंपोनेंट में 5, 6 और 6, 5 × 6 = 30, 30 × 6 = 180, ठीक है। 180 एबिलिटीज़ यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव टीचिंग मॉडल जो है, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल या फिर मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव टीचिंग मेथड कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड कर रहा है, ये पूछ रहा है। पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा, पॉज करके। मैंने कहा था इंडक्टिव हमेशा नीचे से ऊपर तक जाता है, यानी छोटे से बड़ा तक जाता है, पर्टिकुलर टू जनरल तक जाता है, और छोटे से एग्जाम्पल से थ्योरी तक जाता है इंडक्टिव। डिडक्टिव उसका उल्टा, जनरल टू पर्टिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सप्लाई टाइप आइटम? कौन सा इनमें से एक सप्लाई टाइप आइटम होता है जहां पे सप्लाई किया जाता है आंसर? ट्रू फॉल्स टाइप, एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, मैचिंग टाइप। ये डिस्क्रिमिनेट करोगे, एलिमिनेट करोगे तो आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इजी सा आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप में हम सप्लाई करते हैं आंसर को, ठीक है। हमें आंसर करना पड़ता है, बाकी सब में होता है। ट्रू फॉल्स में ऑलरेडी है, बस ट्रू या फॉल्स कहना है। एमसीक्यू में बस रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सही है। मैचिंग में भी रिकॉग्नाइज ही करना है। शॉर्ट आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, अपने से देना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस लाइज बिटवीन -1 एंड +1 इन द एनपीसी कर्व? यानी कि एनपीसी में -1 से लेकर के +1 तक एरिया कितना होता है, ठीक है। वो परसेंटेज ऑफ केसेस कितने होते हैं? 68.16%, 68.26%, 34.13%, 48.16%। ऑप्शन और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर कीजिए पॉज करके जरूर, ठीक है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर है 68.26%, क्योंकि 0 से +1 तक होता है 34.13, और इधर माइनस पे भी वही 34.13, दोनों को ऐड करेंगे तो 68.26% आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टेक क्या है देखते हैं। टुमारो इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर यू।
आपके लिए कल करूँगा, ये जो कहते हो ना कल करूँगा, ये बस एक एक्सक्यूज़ ही है, ये एक्सक्यूज़ मत देना अपने आप को और आगे बढ़ते रहना। फ्रॉम एडुचेंट्स, thank you all for watching. Subscribe the channel and like the session. If this class seems helpful to you, share the video guys. Thank you once again.